Hello students, I'm Dr. Aziz Mohammed Khan from Department of Food and Biotech, Jyoti Vidyapit Women's University. Today I'm going to discuss about the topic adaptive immunity, that is the third line of defense system. So what is adaptive immunity? It is the immunity which develops when a pathogen enters into the human body and when specific immune cells originate and make a defense system against a particular antigen. तो इसके अंदर मेन चीज क्या होती है, दो तरह के इम्यून रेस्पॉन्स होते हैं. एक तब होता है जब प्राइमरी इम्यूनिटी होती है. प्राइमरी इम्यूनिटी तब होती है जब एंटीजन फर्स्ट टाइम एंटर होता है. जब फर्स्ट टाइम एंटर होता है तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को टाइम लगता है, ठीक है, और उसको किलिंग हो जाती है. लेकिन जब वो दोबारा सेकेंड टाइम आता है तब उसको हम कहते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स, ठीक है. लेकिन इस बार जब वो सेम एंटीजन जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तब हमारी बॉडी उसको कम टाइम में किलिंग करती है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती है. तो हम बात करते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी, उसके अंदर क्या क्या स्पेशलिटी है. तो पहली चीज़ तो है वो स्पेसिफिसिटी. पहली चीज़ है स्पेसिफिसिटी. अडेप्टिव इम्यूनिटी किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक होती है. अगर एक एंटीजन का एपिटोप है तो उसके अगेंस्ट एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही जाके बाइंड होगा या फिर कोई टी सेल उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक रेस्पॉन्स जनरेट करेगी. और ये क्यों होता है, वो इस सेकंड रेस्पॉन्स की वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर मेमोरी, हमारी जो इम्यून सेल्स होती है उनके अंदर मेमोरी बन जाती है. क्योंकि जब वो सेकंड टाइम आता है तब वो मेमोरी बन जाती है उसकी. तो एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही जाएगा जो उसके अगेंस्ट काम करेगा. थर्ड चीज है एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. ये हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम में एक स्पेसिफिक रोल है. और ये इसके पीछे वजह है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जो हमारी बॉडी में सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिफ्रेंशिएट करता है. अगर बाहर का कोई एंटीजन आता है तो ही उसके अगेंस्ट इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होगा, नहीं तो हमारी बॉडी में इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट नहीं होता है. नेक्स्ट है टी सेल एंड बी सेल. ये दो टाइप की सेल्स होती है जो अडेप्टिव इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स. ये जो डायग्राम है वो है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का, जो हमारी बॉडी में सेल्फ और नॉन सेल्फ को के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. कौन कौन सी लिम्फोसाइट्स होती है हमारी बॉडी में, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स. एंटीजन क्या होता है, एंटीजन वो फॉरेन पार्टिकल होता है जो हमारी बॉडी में इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करता है या फिर लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करता है. एंटीबॉडीज क्या होता है, एंटीबॉडी वो होती है जो एंटीजन के साथ में बाइंड होती है. और एंटीजन रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं, एंटीजन के रिसेप्टर प्लाज्मा सेल के जो बी सेल जनरेट करती है वो एंटीजन के रिसेप्टर होते हैं. इसके अलावा टी सेल्स के लिए भी स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं. टाइप्स ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी, दो टाइप की अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है. एक तो होती है ह्यूमरल, दूसरी होती है सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स. ह्यूमरल में बी लिम्फोसाइट्स होती है और सेल मेडिएटेड में टी लिम्फोसाइट्स आती है. तो हम पहले बात करते हैं टी सेल्स की, टी लिम्फोसाइट्स की. तो टी सेल जो होती है वो इन कुछ सेल्स के अगेंस्ट अपना रोल प्ले करती है जो इन्फेक्ट हो जाती है, ठीक है. न सिर्फ ये पैथोजन के अगेंस्ट काम करती है बल्कि उन सेल्स के अगेंस्ट भी काम करती है जो इन्फेक्ट हो जाती है. और इसके अलावा ये कैंसर सेल्स और जो भी सेल्स जो ओल्ड एज हो जाती है उनको भी किलिंग के लिए काम में आते हैं. इसके अलावा जो टी लिम्फोसाइट्स होती है वो दो होती है, दो टाइप की सेल्स होती है, टी हेल्पर सेल्स और साइटोटॉक्सिक सेल. टी हेल्पर वो सेल्स वो होती है जो साइटोकाइन रिलीज करती है और ये साइटोकाइन सेल टू सेल कम्युनिकेशन करती है, ठीक है. वो चाहे कोई भी सेल होती है, कोई भी सेल हो सकती है इम्यून सिस्टम की,
जैसे बी सेल हो सकती है, टी सेल हो सकती है, किसी कोई भी सेल हो सकती है, उनके साथ कम्युनिकेट करती है। दूसरी होती है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और ये वो सेल्स होती है जो डायरेक्ट किलिंग करती है, ठीक है, ये परफोरिन रिलीज करती है, और जो सेल इन्फेक्ट हुई है या फिर एंटीजन, दोनों में से किसी को भी किल कर देती है। इन दोनों के अंदर एक कॉमन चीज है, वो है मेमोरी सेल्स। जब कोई भी एंटीजन पहली बार आता है तब कोई मेमोरी सेल नहीं होती, वो ठीक है, लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम आ जाता है तब हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो टी लिम्फोसाइट्स होती है, टी हेल्पर सेल्स और सी टी सेल्स, वो मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम जब हमारे बॉडी के अंदर पैथोजन आए तो हमारी बॉडी को कम टाइम लगे उस एंटीजन के अगेंस्ट काम करने में। कैसे रिकॉग्निशन करता है, तो रिकॉग्निशन के लिए एक स्पेसिफिक सेल होती है जिनको हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। वो एंटीजन को कैरी करती है, एंटीजन को एंगल्फमेंट कर लेती है और उनको कैरी कर लेती है। उन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर होते हैं जो मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी के कॉम्प्लेक्स के होते हैं। इन रिसेप्टर के साथ में बाइंड होती है हमारी टी सेल्स, ठीक है। टी हेल्पर सेल्स भी हो सकती है और साइटोटॉक्सिक सेल्स भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी यहाँ पे आके बाइंड हो सकती है। मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 और 2। कॉम्प्लेक्स 1 बाइंड होता है साइटोटॉक्सिक सेल्स के साथ, और कॉम्प्लेक्स 2 बाइंड होता है टी हेल्पर सेल्स के साथ। कौन कौन सी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है, बी सेल्स होती है, डेंड्राइटिक सेल्स होती है, और मैक्रोफेजेस होती है। अब हम बात करते हैं टी हेल्पर सेल्स की। टी हेल्पर सेल्स जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये सेंट्रल रोल प्ले करती है, ठीक है। ये टी सेल्स जो होती है, टी हेल्पर सेल्स होती है, वो अदर सेल्स को ट्रिगर भी करती है। इसके अलावा ये बी सेल्स का प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करती है। अब साइटोटॉक्सिक सेल्स की बात करते हैं, तो साइटोटॉक्सिक सेल्स वो होती है जो डायरेक्ट किलिंग करती है। टी हेल्पर सेल्स हेल्प करती है अदर सेल्स की, लेकिन साइटोटॉक्सिक सेल्स सिर्फ इनका काम होता है किलिंग करने का। तो इनके अंदर भी मेमोरी सेल्स बनती है, और साइटोटॉक्सिक और टी हेल्पर सेल्स के अंदर भी मेमोरी सेल्स बनती है। तो इसके अंदर जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है जो परफोरिन, जिसको हम बोलते हैं परफोरिन, ये परफोरिन क्या करता है, वो उन सेल्स को किल करता है जो इन्फेक्टेड हो चुकी है, उन एंटीजेंस को किल करता है जो हमारी बॉडी के लिए पैथोजेनिक होता है, और उन सेल्स को भी किल करता है जो पुरानी हो चुकी है, जिनकी एज पुरानी हो गई, जो ओल्ड एज हो गई है, उनको अपोप्टोसिस के थ्रू किल करती है। तो कैसे किल करती है साइटोटॉक्सिक सेल्स, तो सबसे पहले एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है, वो उसके पास में एक फ्रेगमेंट होता है स्पेसिफिक, जो मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के साथ में बाइंड होता है। ये मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 होता है, जिसके साथ में सिर्फ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जोड़ती है। अब जब ये जुड़ जाती है तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, ये कुछ साइटोकाइंस रिलीज करती हैं जिनको हम परफोरिन बोलते हैं। परफोरिन रिलीज करने के बाद में ये परफोरिन इन सेल्स को जो इन्फेक्टेड हो गई है या फिर जो एंटीजन होता है उनको किल कर देती है, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी की। ह्यूमरल इम्यूनिटी में जो सेल्स इन्वॉल्व होती है वो होती है बी सेल्स। जब एंटीजन आता है तब वो ट्रिगर होती है और वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाती है, और प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज बनती है। तो ये इसमें किस तरीके से रेस्पॉन्स होता है कि सबसे पहले एक एंटीजन आता है, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, बी सेल खुद एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है या मैक्रोफेजेस होती है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होगी, और यहाँ पे उनकी मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है टी हेल्पर सेल्स। यहाँ मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 काम आएगा, तो उनके दोनों टी हेल्पर सेल्स और मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स दोनों एक दूसरे से बाइंड होंगे, और उससे एंटीजन को आइडेंटिफिकेशन होता है। इसी तरीके से बी सेल्स भी इनके साथ में बाइंड होती है, और जब बाइंड हो जाती है बी सेल इनके साथ में, तो टी सेल्स जो होती है वो स्पेसिफिक
साइटोकाइंस रिलीज करती है, जिनको हम इंटरल्यूकिन 2 कहते हैं। जब ये इंटरल्यूकिन 2 रिलीज हो जाते हैं तब ये बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होने के बाद में ये टी सेल्स और साइटोकाइंस रिलीज करती है। फिर ये बी सेल प्लाज्मा सेल्स क्या करती है, एंटीबॉडी सिक्रीट करती है। बी सेल्स डिवाइड होके एंटीबॉडीज प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होती है और प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज सिक्रीट करती है। अब ये एंटीबॉडीज क्या काम करती है ये हम देखते हैं। एंटीबॉडीज का काम क्या क्या होता है। एक तो होता है ये किसी एंटीजन के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, चारों ओर कवरिंग कर ली और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। दूसरा होता है उसका एग्लूटिनेशन। यहाँ पे बहुत सारे एंटीजन है और उन एंटीजन के बीच में एंटीबॉडीज बीच में बाइंड हो चुके हैं और इससे इसको एग्लूटिनेशन कर देते हैं, जैसे ब्लड सेल्स में होता है। ठीक है, तो एग्लूटिनेशन भी करते हैं। और थर्ड चीज है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है, एंटीजन के चारों ओर एंटीबॉडीज बाइंड हो जाते हैं और जो फेगोसाइटिक सेल्स होती है वो उनको एंगल्फ कर लेती है और उनको किलिंग हो जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है एंटीबॉडीज का, जो किलिंग के लिए होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कब होता है, जब एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है वो फिर बाद में चला जाता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, जिसमें क्या होता है लास्ट में जो बैक्टीरियल सेल्स होती है उसके अंदर पोर फॉर्मेशन होता है और बैक्टीरियल सेल किल हो जाती है। उसके अलावा जो एंटीबॉडी जो होती है वो नेचुरल किलर सेल्स को भी एक्टिवेट कर सकती है। और नेचुरल किलर सेल्स एंड जो एंटीजन होते हैं उनके अंदर पोर फॉर्मेशन करते हैं और उनको किलिंग कर देते हैं, जैसे साइटोटॉक्सिक सेल्स करती है। ये इनका भी टी सेल्स और बी सेल्स के बीच में डिफरेंस है कि टी सेल्स बोन मैरो से निकलती है और बी सेल्स भी बोन मैरो से ही निकलती है, लेकिन फिर उसके बाद में टी सेल जो होती है वो थाइमस में चली जाती है और वहीं पे मैच्योर होती है, लेकिन बी सेल बोन मैरो में ही मैच्योर होती है, लेकिन बर्ड्स के अंदर ही बर्ड्स ऑफ फैब्रिकस में मैच्योर होती है और वहीं पर रीस्मार्ट होती है। इन टी सेल्स की जो एज होती है वो लॉन्ग होती है और बी सेल्स की जो एज होती है वो शॉर्ट होती है, क्योंकि ये तभी रेस्पॉन्स करती है जब कोई एंटीजन एंटर करता है, तभी एंटीजन ये बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगी, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाएंगे, तो इनकी एज कम होती है। फिर होता है टी सेल्स। ये हाईली मोबाइल होती है, ये पेट्रोलिंग करती रहती है पूरे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर। टी सेल्स के अंदर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के लिए कोई भी पाथवे नहीं होता है, जबकि बी सेल्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है। इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होते हैं टी सेल्स के अंदर, जबकि बी सेल्स के अंदर एंटीबॉडी ही होते हैं। और इसके टी सेल्स जो होती है वो सेलुलर और ह्यूमरल रेस्पॉन्स दोनों जनरेट करती है। कैसे कि टी सेल्स बी सेल्स को एक्टिवेट करती है, अगर टी हेल्पर सेल्स नहीं होगी तो बी ह्यूमरल रेस्पॉन्स जनरेट नहीं हो पाएगा, लेकिन बी सेल्स सिर्फ और सिर्फ ह्यूमरल रेस्पॉन्स जनरेट करती है। इसमें टी सेलुलर रेस्पॉन्स की कैपेसिटी नहीं होती है। तो प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स के ग्राफ दिखा रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है, जब पहली बार एंटीजन आता है तब इसने इतना टाइम लिया, इतने दिन लिए, लेकिन जब दूसरी बार आता है तो इसने सिर्फ 4 दिन लिए। पहली बार आया जब 10 दिन लिए, जब दूसरी बार आया जब सेम पैथोजन तो उसने सिर्फ 4 दिन लिए। तो इससे पता चलता है कि मेमोरी सेल्स होती है वो मेमोरी सेल्स अपनी मेमोरी में फीड करती है और उसके अकॉर्डिंग इम्यून रेस्पॉन्स जल्दी होता है सेकेंडरी रेस्पॉन्स पर। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैसिव इम्यूनिटी एंड एक्टिव इम्यूनिटी।